उसके खिलाफ आखिर वो खड़े क्यों नहीं हुए। और यहाँ तक कि बीजेपी के जो कई बड़े नेता हैं उन्होंने जिस तरह से किसानों को दरकिनार किया, कई गलत शब्दों से उनको एक तरीके से उनको कह सकते हैं उनका नाम पर दे नहीं पाती है। तो खास तौर पर देखा जाए तो जहां कांग्रेस पार्टी को लेकर दावा किया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं क्या वजह राजा भैया थे, तो उसके बाद जब अनुप्रिया का सामना राजा भैया से हो जाता है तो उनके बीच मतभेद यहाँ पर पैदा हो जाते हैं। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है अक्षय जिस तरीके से राजा। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 इस साल की पहचान है देश के 18वीं लोकसभा के आम चुनाव जो अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। 5 चरणों के बाद आज यहां पर 6ठे चरण का मतदान जारी है। कई राज्य हैं और उनकी कई लोकसभा सीटों पर घमासान है, जिसमें लगभग 150 प्रत्याशियों की यहां पर किस्मत दांव पर लगी हुई है। कईयों के सामने चुनौतियां होगी अपनी सीटें बचाने की, अपनी साख बचाने की, तो कईयों के सामने होगा अवसर यहां सदन पहुंचकर सांसद कहलाने का। ऐसे में यहां पर अगर बात की जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा की, तो हरियाणा में केवल आम चुनाव ही नहीं बल्कि उससे इतर भी कुछ है, जिसके चलते लगातार ही सियासी बवाल मचा हुआ है। जिस तरीके से मार्च के महीने में भारतीय जनता पार्टी का जेजेपी के साथ प्रदेश की महज 2 लोकसभा सीटों को लेकर के गठबंधन टूटा, उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा विधानसभा से भी अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके साथ ही अल्पमत में जाने की स्थिति जरूर बनी थी भाजपा गठबंधन सरकार की, लेकिन निर्दलीय विधायकों के साथ भाजपा उसे बचाने में कामयाब रही। लेकिन बीजेपी ने उस वक्त बड़ा फैसला लिया मुख्यमंत्री बदलने का, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ बीते 9.5 सालों में जो एंटी इनकम्बेंसी बनी थी वो कहीं ना कहीं इनाम चुनावों में और इस साल के आखिर में होने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए गले की फांस बनती दिख रही थी। लिहाजा बीजेपी ने कड़ा फैसला लेते हुए उन्हें सीएम पद से हटाया और नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी सौंपे, जिससे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश संगठन के कई वरिष्ठ नेता नाराज हो गए और फिर जाकर के अब उस नाराजगी के बीच, उस गठबंधन के रूप में समर्थन वापस लेने के बीच आम चुनाव आ चुके हैं। आज हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। कई सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है। ऐसे में कई सवाल है हरियाणा पर छिड़े इस महासंग्राम को लेकर और उन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम सहयोगियों से। अमन जी हमारे साथ है। सबसे पहले अमन जी, आखिरकार हरियाणा में मतदान आ गया। हरियाणा की बात यहां पर आती है तो किसान आंदोलन जहन में आता है। यहां वक्त अगर देखा जाए तो काफी हो चुका है, लगभग 3.5 से 4 साल किसान आंदोलन को हो चुके हैं, लेकिन वो जो आग लगी थी वो आग कहीं ना कहीं उसकी लपटें अब तक हरियाणा पर है और उस लपटों में कहीं ना कहीं बीजेपी जल सकती है हरियाणा के अंदर। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए यहाँ पर ब्रजभूषण उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से सांसद, उन पर जो आरोप महिला पहलवानों ने लगाए यौन उत्पीड़न के, उसके चलते बीजेपी हरियाणा में फंसी है। इसके अलावा प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी, तमाम जो मुद्दे हैं, जो तमाम बीजेपी के सामने चुनौतियां हैं, वो अवसर है विपक्ष के लिए। क्या उन अवसर, क्या उन मुद्दों को, उन चुनौतियां जो विपक्ष के लिए बनी है, क्या विपक्ष उन तमाम मुद्दों को अवसर अपने लिए तरीके से बना पा रहा है? देखिए जाहिर बात है, क्योंकि अनिल विज का हम देखें जिस तरह का स्टेटमेंट सामने आता है कि जब किसानों पर गोली चली उस समय मैं खुद कह सकते होम मिनिस्टर था, तो इसलिए जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनती। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर हरियाणा की बात की जाए तो बीजेपी को लेकर कई तरह की खबरें इस बीच सुर्खियों में है। दुष्यंत चौटाला उनसे अलग हो जाते हैं, मनोहर लाल खट्टर को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। इसके अलावा बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और जब गाँव में प्रचार प्रसार के लिए पहुंचते हैं और जब बीजेपी के नेता तो उनको भगाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को लेकर जो रुख है अब वो हरियाणा का बदलता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि हरियाणा में बीजेपी की जीत पूरी तरह सुनिश्चित है। लेकिन जिस तरह से लगातार अगर हम देखें 10 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में और राज्य में दोनों जगह पर मौजूद है, लेकिन जो कार्य किसानों के लिए होना चाहिए अक्षय वो नहीं होता हुआ दिखाई पड़ा। इसी की तर्ज पर अब किसान जो है अपना एक तरीके से गुस्सा जाहिर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अनिल विज को जिस तरह से घेरा दुष्यंत चौटाला से सवाल कर रहे हैं, तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि किसानों के साथ में जो अत्याचार हुए उसके खिलाफ आखिर वो खड़े क्यों नहीं हुए। और यहाँ तक कि बीजेपी के जो कई बड़े नेता हैं उन्होंने जिस तरह से किसानों को दरकिनार किया, कई गलत शब्दों से उनको एक तरीके से उनको कह सकते हैं उनका नामकरण किया, ये किसानों के लिए गुस्से का कारण है कि जब हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो कभी नक्सलवादी, कभी खालिस्तानी और ऐसे तमाम सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिससे भी किसान बेहद नाराज़ हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि जो बीजेपी हरियाणा को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद में थी कि वहाँ से तो लगभग हमारे पास 10 की 10 सीटें एक बार फिर आएंगी, उनकी उम्मीदों को करारा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि जो किसान हैं, जो लोग हैं हरियाणा के, वो बीजेपी से पूरी तरह से खफा नजर आ रहे हैं। और साथ में दुष्यंत चौटाला
से उनका अलग होने का मकसद भी कहीं ना कहीं लोगों के गले नहीं उतर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ एक बड़ा खेल होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी के साथ बड़ा खेला हो सकता है, लेकिन उस खेले में कहीं ना कहीं मजबूत आधार बनेगा विपक्ष की मजबूती। जो इस वक्त प्रदेश में भाजपा के खिलाफ मुद्दे हैं, उन्हें क्या अपने लिए अवसर पूरी तरीके से विपक्ष बना पाएगा, और अगर बना पाता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए चिंताएं और चुनौतियां दोनों बढ़ेंगी। सवाल हमारी सहयोगी नाज़मीन से रहेगा। नाज़मीन, यहाँ पर कई मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को घेरते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों को विपक्ष को भुनाना होगा यहाँ पर। लेकिन जब देखते हैं हम यहाँ पर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तकरार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर जाते हैं, पहुंचते हैं, चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन कुमारी शैलजा वाली महज एक सीट पर नहीं जाते। तकरार जग जाहिर है, राहुल गांधी के सामने भी बात आई थी, इस बात को लेकर के विवाद भी लगातार देखने को मिला। क्या इस अंतरकलह के चलते जो मौका कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास है, क्या वो इसे गंवा सकती है? देखिए, यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, जो हरियाणा में एक वक्त पर मजबूती के साथ यहाँ पर मौजूद थी, सत्ता में कई बार यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती हैं, तब से ही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी के रूप में हरियाणा में नजर आती है जो इस बार के चुनाव में भी दावा करते हुए दिखाई देते हैं कि वो इस बार भी 10 की 10 सीटें जीतेंगे। लेकिन जननायक जनता पार्टी के साथ जो अंतरकलह देखने को मिला, जो लोकसभा सीटों को लेकर जो विवाद छिड़ता हुआ नजर आया, जहां 2 सीटों की बात थी लेकिन 2 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर दे नहीं पाती है, तो खास तौर पर देखा जाए तो जहां कांग्रेस पार्टी को लेकर दावा किया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं क्या वजह बन सकते हैं कि हार का सामना करना पड़ सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस से बिल्कुल इतर हटकर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें हार की कगार पर पहुंचा सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर करनाल से जो लोकसभा का चुनाव हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनका भारी विरोध यहाँ पर जनता द्वारा देखने को मिलता है। एक ब्राह्मण सभा में जाते हैं जहाँ पर जनता सिरे से ये कहते हुए नजर आ रही कि आप वोट मांगने आए, बल्कि ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था जहाँ पर आप राजनीतिक मुद्दा उसे बनाते हुए नजर आए। किसानों के बीच अनिल विज फंस जाते हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो ना कि कांग्रेस पार्टी को घेरेंगे, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं घेरते हुए जरूर नजर आ सकते हैं। और इन्हीं मुद्दों के जरिए आज करनाल में वोट डालकर आए खट्टर ये दावा करते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान होंगे और बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। वो अभी से दावा ये कर रहे हैं कि जीत तो सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जहां एक तरफ अल्पमत में है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता का विरोध देखने को मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की बजाय भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। अच्छा, जिसके आम चुनावों पर बात चल रही है, यहाँ पर एक सवाल मेरा रहेगा हरियाणा से सटे यूपी पर। यूपी में जो चुनावी गाड़ी है वो पूर्वांचल में प्रवेश कर चुकी है। पूर्वांचल की बात की जाए, 2 चरण है, अगले ये मौजूदा चरण और अगला चरण, 27 सीटें हैं, 14-13 क्रम में वोटिंग है। आज जिन सीटों पर मतदान है उसमें आजमगढ़ सीट भी शामिल है। वो आजमगढ़ जो अखिलेश यादव परिवार का गढ़ रही है, लेकिन 2022 के उपचुनाव में कहीं ना कहीं जो तीसरा प्रत्याशी या तीसरा गुट था बसपा के रूप में, उसने सपा का खेल बिगाड़ दिया था और महज 8000 के अंतर से निरहुआ ने यहां पर धर्मेंद्र यादव को हरा देता। अब फिर दोनों वही प्रत्याशी है, धर्मेंद्र यादव सपा इंडिया गठबंधन से है, तो निरहुआ पर भाजपा ने विश्वास जताया है। लेकिन जो गुड्डू जमाली निर्णायक भूमिका अदा या किंग मेकर की भूमिका उन्होंने 22 के उपचुनाव में अदा की थी, वो आज सपा के विधान परिषद के सदस्य है और वो जो उनका खुद का कोर वोटर है वो आज सपा के साथ है। क्या इससे यहाँ पर निरहुआ की चुनौती बढ़ेगी? धर्मेंद्र यादव की राहें अब की बार जीत के लिए आसान है? देखिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात करें, जो 2022 के उपचुनाव में जिनका मुकाबला धर्मेंद्र यादव से ही देखने को मिला था, लेकिन बीएसपी को लेकर हमेशा से ये कहा जाता है या तो बीएसपी अपने कैंडिडेट को उतारती नहीं, या अगर उतारती हैं तो किसी न किसी पार्टी के खिलाफ उतारने की कोशिश होती है कि वो पार्टी हार की कगार पर पहुंच जाए। तो बीएसपी उपचुनाव में कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई थी, लेकिन कुछ सीटों पर ऐसे प्रत्याशी उन्होंने उतारे, जैसे कि आप आजमगढ़ की बात करें, गुड्डू जमाली की बात करें, जब बीएसपी की तरफ से थे तो वो कहीं ना कहीं वोट बैंक हासिल करते हुए नजर आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर फायदा पहुंचा दिया गया था एक अलग तरीके से। लेकिन गुड्डू जमाली अब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं और गुड्डू जमाली के तहत जो तमाम वोटर्स हैं, जो तमाम समर्थक हैं, वो भी कहीं ना कहीं सपा को अपना वोट देते हुए नजर आ सकते हैं। और धर्मेंद्र यादव की बात करें, उन्हें जिताने के लिए पूरा परिवार आजमगढ़ में है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर
सपा की एक और जीत तब होती है जब आजम खान को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा फैसला सामने आता है। 7 साल की सजा पर रोक लगा दी जाती है, जमानत मिल जाती है उन्हें, तो कहीं ना कहीं ये भी असर डालेगा और यही असर बताता है कि आजमगढ़ में अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक बार फिर से इस गढ़ को अपने नाम कर सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर अपना जो गढ़ है, जो किला भाजपा ने उपचुनाव में ढा दिया था, उसे बचा सकती है, उसे वापसी से पा सकती है। अब जब पूर्वांचल की बात आई उत्तर प्रदेश के, ऐसे में राजा भैया की बात ना हो, ये तो कोई बात ही नहीं होगी। सवाल एक रहेगा हमारे सहयोगी से, यहाँ पर क्या लगता है जिस प्रकार से राजा भैया का रुख रहा है, खासतौर पर उन्होंने एनडीए गठबंधन में सहयोगी अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मोर्चा खोला है, कैसे पूर्वांचल में केवल अनुप्रिया पटेल वाली अपना दल सोनेलाल वाली 2 सीटें नहीं, उनसे अलग, उनसे सटी हुई सीटों पर भी क्या भाजपा को राजा भैया के रुख से नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए भाजपा के साथ पहले राजा भैया थे, तो उसके बाद जब अनुप्रिया का सामना राजा भैया से हो जाता है तो उनके बीच मतभेद यहाँ पर पैदा हो जाते हैं। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है अक्षय, जिस तरीके से राजा भैया और अनुप्रिया के बीच यहाँ पर मतभेद देखा गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के वोट में कटौती होती हुई नजर आ सकती है। और देखिए जिस तरीके से राजा भैया यहाँ पर पीछे से यहाँ पर अखिलेश को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो सपा के साथ सीधे तौर पर खड़े हैं, लेकिन सामने जग जाहिर नहीं करना चाहते। और कहीं ना कहीं राजा भैया के सपोर्ट से अखिलेश यादव को यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि उनका एक वर्चस्व है, उनका एक दबदबा यहाँ पर है पूरे इलाके को लेकर। कहीं ना कहीं जो आपने आसपास की सीटों की बात करी, उसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी पकड़ काफी अच्छी यहाँ पर मानी जाती है। उससे लेकर कहीं ना कहीं अनुप्रिया को यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिख सकता है, बीजेपी को यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिख सकता है, और कहीं ना कहीं जो वोटिंग में यहाँ पर कटौती आएगी वो काफी भारी मात्रा में होने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पर राजा भैया के रुख से भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। आप देखना होगा यहाँ पर कि आज जिस तरीके से 14 सीटों पर वोटिंग है और अगले और आखिरी चरण की 1 जून को प्रदेश की शेष 13 सीटों पर मतदान है, उसके साथ ही देश भर की तमाम लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। और फिर अगले 3 दिनों के अंदर यानी तारीख आएगी 4 जून की, जब इस मौजूदा लोकसभा के लिए हुए आम चुनावों के नतीजे जग जाहिर होंगे। देखना होगा कि अब की बार 400 पार का नारा देने वाला एनडीए गठबंधन क्या वाकई में ऐसा कर पाएगा, या फिर एनडीए गठबंधन को जो चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, वो वाकई में एनडीए की इस बार हवा बिल्कुल खराब कर देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।